नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 6 के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट की। यह उस समय की बात है जब 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू की गई। तो किस तरीके से आपातकाल का जो समय रहा, किस तरीके से भारतीय नागरिकों, विपक्षी दलों के लिए रखा, उसी के बारे में इस पूरे अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो बात करें 1967 के टाइम की, तो उसके बाद जो है 1971 के चुनाव में कांग्रेस आज भारी बहुमत में जीती और इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता बनकर सामने आई। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कई ज्यादा तीखी और विकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी काफी टकरार देखने को सामने आई। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरोध माना और कांग्रेस का यह मानना था कि सरकार सही कार्य कर रही है, लेकिन अदालत का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। तो सरकार ने ये कहा कि न्यायपालिका गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली नीति की राह में रोड़े अटका रही है। वहीं पर एक तरीके से देखा गया तो एक बड़ा सा मतभेद सामने आके खड़ा हो गया। वहीं कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। तो कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच काफी मतभेद गहरे हो चुके थे। वहीं पे आपातकालीन काल के दौरान जो संवैधानिक प्रावधानों में हुए बदलाव की अगर हम बात करें, तो 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। और इस फैसले की अगर हम बात करें तो इस फैसलों में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार किया और इस तरीके से न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर का चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यही था कि कानून अब इंदिरा गांधी सांसद जो है नहीं रही और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती है। वहीं पर 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं। वहीं पे अगर बात करें 1975 की, तो ये भारत के लिए एक ऐसा समय रहा जब 25 जून 1975 के आपातकालीन के आर्थिक कारण जो बताए जाते हैं कि सबसे पहला था गरीबी हटाओ के नारों का अर्थविहीन होना। उसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ जो था उस समय पड़ चुका था और अमेरिका से आर्थिक सहायता का उस समय आना बंद हो गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो चुकी थी और भारत में देखा गया कि जिस तरीके से जो प्राइजेस थे सामानों के, जिस तरीके से रेट थे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, वहीं बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे थी। वहीं वर्षा में मॉनसून की असफलता हुई और ये जो थे मुख्य कारण बताए गए कि किस तरीके से आपातकाल की आर्थिक कारण यहाँ पे बने। वहीं पे बात करें गुजरात और बिहार के आंदोलन की, तो गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। वहीं जनवरी 1974 के माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी शरीक हुई। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और विपक्षी दलों ने दोबारा चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई ने कहा, अगर चुनाव नहीं हुए तो भूख हड़ताल करेंगे। वहीं दबाव में 1975 में चुनाव करे गए और इन चुनाव का नतीजा ये निकल के आया कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से हार चुकी थी। वहीं पे बिहार के छात्र आंदोलन की काफी अहम भूमिका रही। मार्च 1974 में
बिहार में छात्राओं ने आंदोलन जब छेड़ा तो बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी नारायण इस अवधि में समाज सेवक बन चुके थे और जेपी ने छात्रों का जो निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया था कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखेगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को उस समय हटाने की मांग की और उसी के साथ उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आरंभ शुरू कर दिया। वहीं जयप्रकाश नारायण ने रेलवे के कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए काफी प्रेरित किया और इससे रोज के कामकाज ठप होने का खतरा काफी ज्यादा पैदा हो चुका था। सन 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च को संबोधित किया और देश की राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ये रैली जो कि निकली जा रही। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की बात करें तो युवा अवस्था में मार्क्सवादी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सांसद महासचिव रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक वे रहे और नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें देखा गया। वहीं पर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी। वहीं गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। नागा विद्रोहियों की जो सुलह की बातचीत की उन्होंने एक मांग उठाई और कश्मीर में शांति प्रयास किए। वहीं चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण उन्होंने करवाया। वहीं बिहार आंदोलन के एक मुख्य नेता उनके सामने आए। वहीं आपातकाल के विरोध के प्रतीक बने रहे और जनता पार्टी के गठन के एक प्रेरणा स्रोत रहे। सरकार और न्यायपालिका के बीच भी एक मतभेद हुआ, एक संघर्ष हुआ। बात करें विवाद के तीन प्रमुख मुद्दों की, तो क्या संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है? तो क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? मुख्य न्यायाधीश बनने का मुद्दा 1973 यानी 3 अनुभवी जजों छोड़ करके एन राय को जज बनाया। वहीं ये निर्णय जो लिया गया राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखा किया, इस मामले में उन्होंने सरकार के इस कदम का काफी जोरदार विरोध किया। वहीं जब 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने एक फैसला सुनाया और इस तरीके से हुई आपातकाल की घोषणा। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और यह जो फैसला आया वो समाजवादी नेता राज नारायण द्वारा दायर याचिका में लिया गया था। तो इस संकट के दौरान किस तरीके से रही पूरी सरकार, यहां प्रकाश तथा अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए काफी दबाव बनाया। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश ने इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की उस समय घोषणा कर दी और जयप्रकाश में तैनात पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदर्शों का पालन ना करें। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का जो अंदेशा पैदा होने लगा। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी और 25 जून 1975 को सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तरह के साथ सरकार संविधान के अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 को लागू कर रही है। वहीं पे जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय शासन यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। वहीं आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां केंद्र के हाथ चली गई। तो सरकार चाहे तो मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी। आधी रात बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई और सुबह विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर दिया गया। 25 जून की सुबह मंत्रिमंडल को इस बात की सूचना पहुंचाई गई। वहीं पर अगर देखा जाए तो क्या परिणाम रहे इस 25 जून 1975 के आपातकाल के,
तो सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया, हड़ताल पर लोग लगा दी गई, अनूप विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा पूरे भारत में छा चुका था। सरकार निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने कोई अपराध किया है। आपातकालीन के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की। वहीं 75 के बाद 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और सरकार की डली मान लिया। आपातकाल के मुख्य फलत और प्रतिरोध की घटना घटी। पहली नजर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वह भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई। संसद में संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हुई। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। आपातकाल का पूरे तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ और जो विकास की रफ्तार में बैठ गए थे वह भूमिगत हो गए। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। सेमिनार और मेस्ट्रीम जैसे मैगजीन बंद हो गए। लेखक शिवराम क्रांत और फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दामने में अपनी पदवी लौटा दी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपातकाल की स्थिति में लोगों के सामने एक प्रश्न आया कि अगर सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई और तरीका नहीं था, क्या वो सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्या वो पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इस्तीफा नहीं ले सकती थी? तो सरकार जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए मानना था कि बार बार का विरोध जो हो रहा है, प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनी। इससे अस्थिरता पैदा होती है और सरकार का ध्यान विकास के कामों में भंग होता है। तो प्रारंभ में जो है सीपीआई ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन बाद में सीपीआई में भी महसूस किया गया कि आपातकाल काफी ज्यादा गलत था। वहीं पे शाह जांच आयोग की बात करें तो जनता पार्टी की सरकार ने 77 शाह जांच आयोग का गठन किया और जयसी शाह जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, 25 जून 75 में 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई कथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। तो हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए गए और इंदिरा गांधी का भी ध्यान देने का प्रयास किया गया और इंदिरा ने लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई बयान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो क्या क्या ऐसी चीजें मानी जाती है जो आपातकाल के दौरान काफी गलत हुई? सत्ता का दुरुपयोग किया गया और इसके बूते ज्यादा जातियां जो लोगों की हुई वो एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे मानी गई। सरकार ने 20 सूत्री जो कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना जो तरीके से जो एक संकल्प यहाँ पे दोहराया, ये एक तरीके से ठीक नहीं रहा। वहीं आपातकाल के दौरान जो अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया और जिसमें से लगभग 650 से ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारी हुई। निवारक नजरबंदी के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बिजली काटी गई, अखबारों के दफ्तरों की, दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और उसी के साथ जबरन नसबंदी करने की मुहिम चलाई गई। संजय गांधी ने सरकारी कामकाज में काफी ज्यादा दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। तो क्या सबक मिला 25 जून 1975 के आपातकाल के बाद? तो भारत के लोकतंत्र को कोई विदा कर नहीं सकता है क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत है। आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता, केवल सशस्त्र विरोध की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद लिखित में राष्ट्रपति को देंगे और तभी कोई आपातकाल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। वहीं पर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुए हैं। वहीं आपातकाल के बाद की राजनीति की अगर हम बात करें तो जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई। आपातकाल का असर 77 के चुनावों के परिणामों से पता चलता है। वहीं विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर अपना चुनाव प्रचार किया। विपक्ष ने जनता को आपातकाल के दौरान हुई जातियों के याद दिलाया और विपक्ष की सारी पार्टी एक छतरी के नीचे आ गई। आपातकाल की जो स्थिति रही वो 18 महीने तक चली।
वहीं पे लोकसभा के 1977 के चुनाव की अगर हम बात करें, तो जनवरी में जब चुनाव हुए, तो जब चुनाव करने का फैसला किया गया, सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं 77 के मार्च में चुनाव हुए, ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी साकड़ा कम समय मिला और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एक साथ मिल गई और जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सौंपा गया और कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ से जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब जीवन राम ने नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, तो ये पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई और पार्टी ने चुनाव प्रचार में आपातकाल के दौरान हुई जो जातियों को जनता के सामने पेश किया। वहीं पे जो जिस तरीके से देखा गया, पूरा जो कांग्रेस का विरोध हुआ और गैर कांग्रेसी वोट अब एक भी जगह पड़ने थे और कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरा वक्त एक सामने आया। वहीं पे जब 1970 के परिणाम आए, तो उत्तर भारत में कांग्रेस का काफी बुरा हाल रहा। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। वहीं कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई और संजय गांधी अमेठी से। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस की सीट जीती, लेकिन उत्तर भारत का जो मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा। वहीं आपातकाल के जो हिंसा का नतीजा था, वहीं 77 चुनाव परिणाम जनता पार्टी ने सरकार बनाई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो जिस तरीके से माने जाने लगा कि भारत में सिर्फ कांग्रेस रह सकती है और जिस तरीके से गैर कांग्रेसी सरकार अब भारत में आई, ये एक बहुत बड़ी चीज सामने आई। वहीं पे बात करें 1980 की, तो किन कारणों से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराने का फैसला किया गया? तो जनता पार्टी में एक नेतृत्व, निर्देशन और एक सहयोगी कार्यक्रम की काफी जरूरत मानी गई। मोरारजी देसाई और जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में कठिनाइयों की वजह से सरकार ने 18 महीने से भी कम समय में बहुमत खो दी। जनता पार्टी सरकार कांग्रेस द्वारा बनाई गई नीतियों में कोई बदलाव नहीं किए गए और चौधरी चरण सिंह सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बनी थी और तथा कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया, जिसे 4 महीने के अंदर चौधरी चरण सिंह की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं उपर्युक्त कारणों की वजह से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव हुए, जिनमें जनता पार्टी की हार हो गई और दोबारा जो है देखा गया कि फिर एक बड़ी नंबर से के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वापस आई। तो एक चीज भारत के सामने अब खुलकर आ गई थी कि मतदान और मतदाता दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर काफी ज्यादा होने लगा और बिहार में जो है ओबीसी आरक्षण पर शोर मचाया गया। वहीं इसके बाद जनता पार्टी ने सरकार ने मंडल आयोग इस समय नियुक्त किया और मंडल आयोग की जब हम बात करते हैं, मंडल कमीशन की हम आयोग की बात करते हैं, तो ओबीसी आरक्षण से इनका जो है लेन देन माना जाता है और किस तरीके से कितनी परसेंटेज में जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रखी जाएगी, इसका इन्होंने चयन किया। तो हमने आज अपने लेक्चर में जाना कि 1975 का राष्ट्रीय आपातकालीन आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था और केशवानंद भारती मुकदमा संविधान की मूल संरचना का प्रसिद्ध रहा। 1980 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में जिस तरीके से सीटें प्राप्त हुई और 75 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है 22वें संविधान संशोधन किया गया और 25 जून 1975 को आपातकाल जब लागू करने की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद रहे। आपातकाल के दौरान गरीबों के हित के लिए इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को बनाया गया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस अध्यक्ष डी के बरुआ ने 1974 में दिया था और प्रेस सेंसरशिप का विरोध करने वाले 2 समाचार पत्र थे, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। इसी के साथ साथ हमने बात करी मंडल कमीशन की। तो इसी के साथ अंत करेंगे हम अपनी चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।